आज का पहला और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम क्या रखा है? ठीक है, हरिगढ़, विजयगढ़, देवगढ़, रामगढ़, क्या रखा है? हरिगढ़। हरिगढ़ सर। हरिगढ़। क्या रखा है? हरिगढ़ रखा है। क्या नाम रखा है? तो हरिगढ़ नाम हरिगढ़। रख दिया गया अलीगढ़ नगर निगम के। ठीक है, अलीगढ़ के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ताला नगरी। ताला नगरी सर। बताना चाहिए सर। हम्म। ताला हम्म। नगरी। अलीगढ़ किस राज्य में पड़ता है? उत्तर सर प्रदेश। यूपी। उत्तर प्रदेश। ठीक है, 377 इलीगल नहीं है, ठीक है, इसलिए अलीगढ़ मूवी आप लोग को देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है, ठीक है। सामाजिक मूवी, समाज के मुद्दे पे बनाया है। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से 6 नवंबर, ठीक है, 2023 को अलीगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया? हरिगढ़ कर दिया। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या रख दिया? हरिगढ़ रख दिया। ठीक है, अलीगढ़ मेयर प्रशांत सिंघल ने 7 नवंबर 2023 को जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव मंजूरी के साथ राज्य सरकार को भेजा जाएगा। ठीक है, भेज मतलब देगा। अलीगढ़ नाउ चेंज इनटू हरिगढ़। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार अब तक राज्य की जिन जगहों का नाम बदले उनके नाम की बात करेंगे तो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा गया था। कब रखा गया था देवियों और दो सज्जनों? हजार दो हजार अठारह में अठारह सर। में। 18। 2018। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करेंगे तो ये भी 2018 में। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे ही बात करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की संदिग्ध स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? देवी और सज्जनों, क्या बताएंगे? अयोध्या कैंट। अयोध्या इसका कैंट रख दिया अयोध्या गया है, कैंट। ये अयोध्या। 2019 में हुई थी। अयोध्या। ठीक है। अयोध्या कैंट। अब बात करेंगे अलीगढ़ के अलावा यूपी के किन किन जगहों के नाम बदलने की मांग हो रही है। तो भाजपा के लोकसभा सांसद, ठीक है, संगम लाल गुप्ता ने सरकार को लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने की मांग की है। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जबकि ओम प्रकाश राजभर ने राज्य सरकार में गाजीपुर और वराई जिलों का नाम बदलने की मांग की है। पिछले 5 वर्षों में कई अन्य विधायकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी उत्तर प्रदेश की हिंदू हस्तियों पर कम से कम 11 जिलों और कई स्थानों का नाम बदलने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पीआईएल भी लंबित है, जिसमें दावा किया उत्तर प्रदेश के कम से कम 60 धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान है जिनके नाम इतिहास के दौरान कथित तौर पर विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा बदल दिए गए थे, उनका नाम बदलने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान में रखिए। अब बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है, बिहार विधानसभा ने राज्य में एससी एसटी बीसी और ईबीसी के मौजूदा 50% आरक्षण को कितना बढ़ाकर करने का विधेयक पारित 65। किया है? 65। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने, 65%। ठीक है। 65%। बिहार विधानसभा ने 9 नवंबर 2023 को सर्वसम्मति से बिहार आरक्षण विधेयक पारित किया। ठीक है, कब पारित हुआ था? 9 नवंबर 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाली है, पूरा क्लास करेंगे सभी लोग। ठीक है। इस तरह ईडब्ल्यूएस को मिलाकर आरक्षण का आंकड़ा मतलब कितना हो गया? 75% हो गया है। ठीक है, 75%। जिसमें से जी केवल सर। बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस को छोड़कर एस सी एस टी बीसी और ईबीसी ही मतलब कितना परसेंट है? 65% है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को भी आप 10% अगर दोगे तो टोटल आरक्षण कितना हो जाएगा? तो टोटल आरक्षण 75% हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी। अब आपके संशोधित विधेयक आप कानून बनने से पहले राज्यपाल के उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं और चीजें क्या निकल कर आती है। अब किस जाति वर्ग को कितनी मतलब आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो अनुसूचित जाति को 16 से 20%। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे सर 1 से 2%। बीसी को ठीक है, सिर्फ 12%। पिछड़ा वर्ग को 12% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, ध्यान में और रखना। बीसी को सर 12%। हाँ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को बात करेंगे, ईबीसी को 18% आरक्षण देने जाने की बात है। अब बीसी और ईबीसी को अगर जोड़ देते हैं तो कितने प्रतिशत आरक्षण हो जाता है, क्या बताएंगे? 43%। 43% आरक्षण हो जाता है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। पिछला वर्ग बीसी महिलाओं के लिए मौजूदा 3% आरक्षण खत्म करें। पिछला वर्ग बीसी के महिलाओं के लिए 3% आरक्षण जो था उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी महिलाओं को बिहार के नौकरियों में 50% आरक्षण को दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग को भी बोलता हूँ हमेशा पढ़ने के लिए। ठीक है। जी सर। किस राज्य यूटी ने वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर की वजह से कुछ दिनों तक ट्रक, कमर्शियल वाहन, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया? स्कूल को भी बंद करना पड़ा। तो ये न्यू काम कहाँ दिल्ली। पे होता है? दिल्ली दिल्ली में में ही सर, होता है। दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सर की राजधानी में। ठीक है, 5 नवंबर 2023 को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ठीक है, AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बताएंगे? एक्वायर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ये 450 मार्क पार कर गया। ठीक है, इसके बाद कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने पूरे दिल्ली में GRAP के स्टेज 4 को लागू कर दिया। GRP ग्रैप के स्टेज 4 के तहत एनसीआर के किन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो सबसे पहले प्रदूषण प्रदूषण बढ़ाने वाला फैलाने। ट्रक पे प्रतिबंध लगाया गया। कमर्शियल चार कमिश्नर पहिया फॉर। वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब सभी प्राथमिक स्कूल की बात करेंगे तो 10 नवंबर 2023 तक बंद रहेंगे। हालांकि 6 से लेकर 12 तक स्कूलों के पास सर। ऑनलाइन पढ़ाने का सर क्यों विकल्प ऐसे? होगा। सर हम्म। बंद क्यों रहेगा? अरे छोटा बच्चा लोग जाएगा स्कूल में तो उन लोग को दिक्कत नहीं हो जाएगी? इतना प्रदूषण में बच्चे लोग झेल पाएंगे? बच्चा का अच्छा फेफड़ा सर। वैसे भी बहुत नाजुक होता है।
जीआर में ग्रैप का क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। क्या होता है ग्रैप का फुल फॉर्म? क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है, ठीक है। एक्शन प्लान। ग्रेप वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में एक प्रदूषण नियंत्रण योजना है। इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में एनसीआर के आसपास, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्षेत्रों के आसपास पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत द कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा आपातकालीन उपायों का एक सेट लागू किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एक्यूआई क्या होता है, तो इसके बारे में जरा समझेंगे। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी विशेष स्थान पर वायु प्रदूषण की सीमा को दर्शाता है। देश में वायु प्रदूषण का स्तर है, वायु गुणवत्ता की स्थिति को आप इस इंडेक्स से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अनुसार यदि साफ हवा है तो इंडेक्स कितना से कितना तक होगा? इंपॉर्टेंट है, याद जीरो कर से लीजिए कितना। 50, 0 से 50 जीरो सौ के बीच पचास ठीक है। दर्शाया इसके बाद वायु गुणवत्ता की संतोषजनक स्थिति कब से कब तक होगी? वो 51 से 51 से 100। 100 तक हाँ, ये के बीच। सेटिस्फैक्टरी होगा, ठीक है। 51 से लेकर 100 तक रहेगा तो चलो सेटिस्फैक्टरी है। मध्यम श्रेणी का माना जाएगा 101 से लेकर 200 तक, ठीक है। जबकि 201 से लेकर 300 के बीच वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। और 301 से लेकर अगर 400 तक चला जाता है बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। लेकिन दिल्ली की कितनी चली गई? तो भाई साहब दिल्ली की 450 गई थी ना, 450 चली गई। मतलब 450। डेंजरस लेवल को भी मतलब वो मतलब पार कर गया, तो इतनी खराब है, समझ रहे हैं ना। जी डेंजरस सर लेवल जी। की बहुत खराब स्थिति मानी जाएगी 301 से लेके कब तक मानी जाएगी? 301 से लेके 400 तक एक्यूआई रहेगी, ये डेंजरस लेवल होगा, ठीक है। क्योंकि दिल्ली जो था इससे भी आगे चला गया, उसने कितने पार कर ली? तो 450 कर ली, ठीक है। ये मतलब समझिए रेड जोन से भी आगे चला गया, ठीक है। इंडेक्स 401 से लेकर 500 के बीच वायु गुणवत्ता किसी भी बहुत ही खतरनाक मानी जाएगी, ठीक है। दिल्ली की वायु प्रदूषण की स्थिति की बात करेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार बीच दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 नवंबर को 450 का मार्क पार कर लिया, ठीक है। इस दिन 24 घंटे का औसत की बात करेंगे 468 रहा, ठीक है, जो कि 12 नवंबर 2021 को दर्ज की गई 471 के पिछले उच्च स्तर के बाद सबसे खराब था। इसके बाद 5 नवंबर 2023 यह भी हाल रहा है कि इसके बाद द कमिश्नर ऑफ फॉर, ठीक है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा। दिल्ली के पड़ोसी राज्य की बात की, गाजियाबाद 410, यूपी का क्षेत्र एनसीआर में आता है। गुरुग्राम हरियाणा में, वहां पे 411 था। नोएडा भी यूपी में पड़ता है, 436 है। ग्रेटर नोएडा की स्थिति देखिए कितनी खराब है, 467 चला गया। फरीदाबाद की बात करें, हरियाणा में पड़ता है, एनसीआर का इलाका है, 461। यहीं की भी हवा गुणवत्ता काफी खतरनाक पड़ेगी। आप बोलोगे दिल्ली एनसीआर में कौन कौन राज्य का हिस्सा लगता है? यूपी लगता है, राजस्थान। हरियाणा लगता है, ठीक है। फरीदाबाद सर। राजस्थान का दूगो जिला लगता है, ठीक है। राजस्थान का दूगो जिला लगता है, उसका नाम क्या है? भरतपुर भरतपुर और है, एक और भी है। अलवर। अलवर। हम्म, बहुत सुंदर, भरतपुर, बहुत समझदार हो गए आप लोग, ठीक है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बस तीन ही लगते हैं और कोई नहीं लगता है, ठीक है। और भी कोई है क्या? नहीं है। अब बात करेंगे दिल्ली में वायु प्रदूषण को उछाल आने का कारण क्या था। पंजाब और हरियाणा में फसल के बाद धान की पराली जलाने की वृद्धि के कारण पिछले सप्ताह दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। बहुत सुंदर, ठीक है। दिल्ली प्रदूषण समिति ने एक विश्लेषण के अनुसार 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पे रहता है। यह प्रदूषण पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं के बाद होता है, ठीक है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के अनुसार 4 नवंबर 2023 को दिल्ली में, ठीक है, PM 2.0 वायु प्रदूषण का स्तर, प्रदूषण के पराली जलाने के निकलने का धुएं की हिस्सेदारी मतलब कितनी थी? 24.5% थी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे तो ये सारी चीजें दिक्कत हो रही, जो चीजें मैंने बताई उसको आपको याद रखना है, ठीक है। समझ गया ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीआर का कॉन्सेप्ट जो बताया वो भी। एनसीआर कब बनाया गया था? एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का दिल्ली को दर्जा कब 91 दिया में। गया था? 19 को 1994 में। 69 में सर, 59 में ना। 1991 में 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 69वीं संविधान संशोधन था ना, अच्छा हाँ हाँ। ठीक है। कब हुआ था? 1900 कितना था? 91 में। 91 होगा। हाँ, ठीक है। अब ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, तो बिहार कैबिनेट ने राज्य में एससी एसटी बीसी और ईबीसी के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ा के कितना कर दिया है? तो पता ही आप लोगों को 65% कर दिया है, 65। ठीक है। अब क्या था इसमें, ध्यान में रखेंगे तो बिहार कैबिनेट ने 7 नवंबर 2023 को राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बात प्रस्ताव को मंजूरी दी। इधर ईडब्ल्यूएस को मिलाकर आरक्षण का आंकड़ा 75% हो जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण को बढ़ाने के इस प्रस्ताव को विधानसभा में रखा। उन्होंने विधानसभा के जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में पेश किए जाने के बाद कुछ घंटे के बाद आरक्षण बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। बढ़ते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एक विधेयक को 9 नवंबर 2023 को भी पेश किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस 75% के आरक्षण पर क्या बोले? चच्चा, बिहार के चच्चा क्या बोलते हैं? तो चचा ने कहा कि जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के मद्देनजर अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है। जाति समूह के लिए आरक्षण कोटा उनकी संख्या के अनुसार बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चचा के अनुसार मतलब यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीजें निकल कर आती, ओबीसी और ईबीसी की
बात करेंगे तो 63 दशमलव, ठीक है, क्या बात करेंगे, 63.13 पे। पहले आरक्षण कितनी थी, 30% थी। अब आरक्षण बढ़कर कितना चला जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे 43% आरक्षण चला जाएगा। 40%। अनुसूचित जाति को देखिए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करेंगे 19.7% है। भाई साहब इसकी इसको आरक्षण 20% दे दिया है, समझ रहे हैं। एसटी की जनसंख्या की बात करेंगे, ठीक है, इनको 1.2% की जनसंख्या है, इनको आरक्षण 2% है। मतलब जो भी लोग है सबको आरक्षण है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो इनकी इनकी भी ठीक है, मतलब अगर डाटा के हिसाब से देखा, ठीक है, 15.15% जनसंख्या 10% का आरक्षण तो मिल तो रहा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जबकि 30% से बढ़ा के 43% पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि 15 से इनका इनका जनसंख्या इनका फिक्स इनका कोई नहीं किया। अत्यंत पिछड़ा ईबीसी का पहले कितना था, ठीक है, तो इनकी जनसंख्या 36% थी, ठीक है। आरक्षण कितना था इनको, 18% था, 18। लेकिन इनको अलग से नहीं दिया गया। इनका 12 था, 18 12 कितना हुआ, 30 हुआ, ठीक है। 30 को मिलकर कितना बढ़ा दिया गया, तो 13% बढ़ाया गया। तो 43। केवल देखिए किसी एक कैटेगरी का नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, 13 ही बढ़ रहा है ना। 13 में तो दोनों शामिल है कि नहीं है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। बात की ईडब्ल्यूएस के कोटा के साथ बिहार में प्रस्तावित आरक्षण की बात करेंगे तो कितना, 75% हो जाएगा। बिहार में अलग अलग जातियों के कितने लोग सरकारी नौकरी में है, तो नीतीश कुमार ने बिहार की जातीय जनगणना पर आधारित विभिन्न जातियों की आर्थिक स्थिति का आंकड़ा भी जारी किया। इस रिपोर्ट के में अलग अलग जातियों के लोग सरकारी नौकरी के होने की आंकड़ा कवर करेंगे कितना है। यादव समूह की बात करेंगे, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2,89,000 लोगों को नौकरी मिल चुका है, ठीक है, जो कि इतना है। कुशवाहा 2.2, सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, भाट 4.21% लोग जो है ऐसे नौकरी में है इसमें, ठीक है। कुर्मी की बात करेंगे 3.11% नौकरी में है, हटाइए इसको। ये कौन सा जाति है सर, कह रहे बीसी में आते हैं, बीसी के है, ठीक है। ईबीसी में आते हैं तो आप देखोगे ईबीसी में ये सारे कंडीशन है, हटाइए। आगे की देखेंगे और वे क्या चीजें निकल कर आते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अब भूमियार की जनसंख्या की बात करें 1,87,000 इतना है, इनके 4.99% लोग नौकरी में। एक कैटेगरी जनरल की बात हो रही है, जो कि मतलब 10% आरक्षण इन लोग को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इन लोग को दिया गया है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी देखते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति के कितने लोग सरकारी नौकरी में है, तो इन लोगों का देखिए ये प्रतिशत है, ये सबसे ज्यादा धोबी लोग जो है सरकारी नौकरी में बिहार में सर्वाधिक है। इनमें बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने लोगों के पास अपना निजी वाहन है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। लेकिन निजी वाहन कितने लोगों के पास है, तो 95.49% के पास अपना निजी वाहन, मतलब समझ रहे, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब बिहार में 95.49% ऐसे लोग जरूर है जिनके पास अपना निजी वाहन है। ये लोग आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लोगों की मदद लेते हैं। अक्सर इन, ठीक है, वाहनहीन लोगों को पैदल यात्रा भी करनी पड़ती है। कितने लोगों के पास किस प्रकार के वाहन है, तो दो पहिया निजी वाहन नहीं है क्या, नहीं है, सॉरी नहीं है, ठीक है। वाहन नहीं मतलब है। इतने लोगों के पास निजी वाहन नहीं है, ठीक है, मतलब इनके पास अपना कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। 95.4, 95% के पास, मतलब 4.5% के पास ही है। दो पहिया की बात करेंगे सर्वाधिक लोगों के पास है, तीन देखिए कितना है, पॉइंट तो ध्यान में रखेंगे 3.80%। 3 पहिया की बात करेंगे तो ये लोग इनके इनकी डाटा की बात करें 4 पहिया, इतने सबसे अधिक 2 पहिया है, ठीक है। और लगभग 95.49% के पास किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन नहीं है। देखिए ये सब डाटा नहीं। बिहार बीपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। और सोशल डाटा है तो मेंस के भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। बात करेंगे ट्रैक्टर की, बात करेंगे मुख्यतः खेती करने वाला के, इनसे तो कोई यात्रा तो नहीं कर सकता है ना, तो चलो घूम कर आते हैं बाजार से। 6 पहिया की बात करेंगे तो ये भी 0.03% वो ऐसे लोग जो कि मतलब रोजगार जैसे कामों में इसका प्रयोग होता है। अब बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जातीय आधारित गणना के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बताइए, मारिए 3। तुक्का। तो 3.36%, ठीक है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार कितने लोगों के पास है, 20.49 लोग। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट इतना 15.97, और संगठित क्षेत्र में इतना है। तो ये सब डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, किसान या काश्तकार जो खेतीहर जो है वो की जनसंख्या 1 करोड़ है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डाटा निकल कर आता है। गिरहनी की बात करेंगे, कचरा बीनने वाले भिखारी के, हाँ, भिखारी की संख्या 33,818 भिखारी है बिहार में। ये भी बिहार सरकार ने डाटा निकाल लिया है, क्या बात है।
चलिए, बिहार सरकार द्वारा विधानसभा पेश की गई जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट का कितने प्रतिशत परिवार के पास पक्का मकान नहीं है? तो 40% ऐसे परिवार है जिनके पास अभी तक कोई भी पक्का मकान नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना इतने चरम पे, फिर भी बिहार में 40% लोगों के पास अपना पक्का मकान नहीं है। नहीं है। ठीक है, कितने लोगों के पास किस प्रकार के मकान, कितने वाहन है? तो पक्का मकान की बात करेंगे या दो या अधिक कमरे की बात करेंगे तो उनके पास 36.7%, 700% लोगों के पास है जिनके पास दो या दो से अधिक कमरा है। पक्का मकान एक कमरा वाला की बात करेंगे 22.37% है। खपरेल तीन छत वाले की बात करेंगे 26.54%। आवासहीन लोग की संख्या कितनी है? तो 0.24% लोग जो है ये आवासहीन है, इनके पास आवास ही नहीं है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत परिवार 6,000 रुपया उससे कम मासिक आय पर गुजारा करते हैं? ठीक है, ये 34.13% लोग ऐसे जो है ना, जैसे 94 लाख परिवार ऐसे जिनकी मासिक आय मतलब क्या है, तो 6,000 रुपये से भी मतलब क्या रही है, कम रही है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिहार में लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं जिनमें से 94 लाख से अधिक, ठीक है, 34.13% गरीब है। ये 6,000 या उससे कम की मासिक आय पे भी गुजारा करते हैं। ठीक है, तो 6,000 रुपये से कम वाले 34.13% है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे तो हाँ, 6,000 या 10,000 के बीच में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, इनकी जनसंख्या 63% है। ठीक है, अब 50,000 प्लस आय वालों की जनसंख्या की बात करें मात्र 3.90% जो है ऐसे परिवारों की संख्या है। ठीक है, जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा गरीब परिवारों का प्रतिशत किस वर्ग में है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा गरीब आपको देखने को मिलता है बिहार में। ठीक है, इस वर्ग में कितनी गरीबी, 6,000 कम आबादी वाले लोग की बात करेंगे तो सबसे बात करेंगे तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो आपको इन्हीं में मिलेगा। ठीक है, किसमें मिलेगा? अनुसूचित जाति में कितना है, किस वर्ग में कितनी गरीबी, 6,000 या कम आय वाले परिवार की। सामान्य वर्ग में बात करेंगे तो परिवार इतना है, गरीब परिवार सामान्य वर्ग में इतना परिवार है। ठीक है, लेकिन उसमें गरीब की बात करेंगे ना तो इतना लोग गरीब परिवार है जो कि इतने प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, जबकि बात करेंगे यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना हो जाता है, तो 42 दशमलव, अनुसूचित जाति का 42.93%, इसमें सबसे अधिक गरीब आपको देखने को मिलते हैं। बिहार सरकार के अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार की आय को कितने रुपए का ऐलान किया है? ठीक है, तो ध्यान रखें 2 लाख रुपए का। ठीक है, बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार कितने रुपए देने का ऐलान किया है? तो 2 लाख रुपया देगी। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में ऐलान किया कि 50-50 हजार रुपए खर्च करने का योजना है सभी वर्गों के। ठीक है, सभी वर्गों के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। आवासहीन परिवारों को जमीन के लिए, घर बनाने के लिए 40,000 रुपये ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, आवासहीन परिवार जो होगा जिनके पास जमीन ही नहीं है, वो अगर बनाते हैं तो उनको मतलब कितना मिलेगा, 40,000 रुपया मतलब उनको अधिक मिलेगा। बिहार में कुल आबादी का मतलब कितना प्रतिशत आवासहीन है, इंपॉर्टेंट डाटा याद कर लीजिए, कितना प्रतिशत है, तो 0.24% की बात करेंगे तो बिहार के कुल आबादी का मतलब क्या है, ये लोग आवासहीन है। ठीक है, जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट किस वर्ग के है, बता दीजिए, किस वर्ग के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट है? सामान्य वर्ग है। ठीक है, आप लोग में से कोई ऐसा आदमी है जो कि ग्रेजुएट नहीं है? इज दैट एनीवन? सर मतलब अभी ग्रेजुएशन में होंगे? और बताइए, और भी कोई? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा बिहार में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट की बात करेंगे तो सामान्य वर्ग के है। ठीक है, जाति समूहों के बीच शैक्षणिक गैर बराबरी की हालात, माइक, किनका कॉल आया? तो जाति समूह के बीच शैक्षणिक गैर बराबरी के हालात पर गंभीर बनी हुई है। जनरल में ग्रेजुएट की बात करेंगे 13.41% है। ठीक है, पीएचडी की बात करेंगे 0.25% लोग पीएचडी भी है। बीसी में 6.77% लोग ग्रेजुएट है। ओबीसी में 4.27% लोग मात्र ग्रेजुएट है। एससी में बात करेंगे 3.05। एसटी में बात करें, देख रहे एसटी की ग्रेजुएट की संख्या एससी से ज्यादा है। ठीक है, 3.40%, मतलब एसटी जो है बिहार के वो एससी से ज्यादा मतलब क्या है, बढ़िया है वो। या इनमें देखिए इसी डाटा से मिला लीजिए ना, एससी और एसटी में पोस्ट मतलब पीएचडी की जनसंख्या बराबर, समझ रहे हैं ना?
ये सारी चीजें निकल कर आते थे। जातिगत आरक्षण जो है उसमें ग्रेजुएट की बात करेंगे तो सामान्य वर्ग के लोगों में सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन है, ठीक है, लगभग एक तक बीसी से दोगुना हो जाता है, ठीक है, 13.41%। उपरोक्त आंकड़े में हम सिर्फ उन डिग्रियों पर नजर डालते हैं जिनमें ठीक ठाक नौकरी मिलने की गुंजाइश होती है, यानी कि स्नातक, पीजी जिनको कहते हैं, स्नातक या पीएचडी या फिर सीए, फिर डॉक्टर इंजीनियरिंग। अग्रणी जातियों में 10,000 की आबादी पर 387 लोगों के पास ऐसी नौकरी लायक डिग्री है। पिछले में यह संख्या केवल 125 थी। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 63 और दलित समुदाय में केवल 39 रह जाती है। पिछले मतलब पिछड़े वर्गों में संख्या कितनी थी? 125 थी। दलित वर्गों में बात करेंगे तो 63 और दलित समुदाय में 39 रह जाती है। 10,000 की आबादी पर 387 लोग के पास ऐसी नौकरी लायक डिग्री है जिनमें पीजी है, पीएचडी है, सीए है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 10,000 पे मात्र ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? तो मात्र 300 कितनी रह जाती है? तो मात्र 387 रह जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। बात करेंगे एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को इंडिया की जगह किस नाम का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? बताइए। भारत। भारत। अरे आप लोग बोलते नहीं, बोलते डरा देते हैं। कंटिन्यू बोला कीजिए, इतनी शांति अच्छी नहीं है। क्या हो जाएगा? इंडिया की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? भारत का जगह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत के संदर्भ में किन लोगों ने किया था? बोलिए। मध्यकालीन, ठीक है, मुसलमानों ने किया था इन शब्द का। आर्य, आर्य के निवास स्थान होने की वजह से भारत भरत का देश था, ऐतिहासिक नाम है, ध्यान में रखेंगे। तो स्कूलों के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम मतलब की बात करेंगे तो सर मध्यकाल में हुआ ये तो फिर मतलब ये भारत नाम का तो उल्लेख हम लोगों के वेद में भी है ना, तो मैंने मैंने ये हिंदुस्तान शब्द के बारे में बताया, ठीक है, भारत के अच्छा, बारे में नहीं बताया। हिंदुस्तान शब्द का हिंदुस्तान प्रयोग, तो ठीक है, मध्यकाल में हुआ है। हाँ, मध्यकाल में प्रयोग हुआ था, ठीक है। और जब स्कूलों के लिए, मतलब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस टाइम ये भी कहा जा रहा था कि जैसे कि पाकिस्तान तो वैसे ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़े। ये वो कोई मुस्लिम लीग ने मुस्लिम थे। मुस्लिम लीग ने कहा था, ठीक है, यस सर। पाकिस्तान रखे तो बोले भाई साहब आपको जो नाम रखना है तुम रख लो, मुझे मत सिखा, मुझे हम्म। जो समझ में आएगा वो हम रखेंगे। हमारे संविधान में दोनों नाम है, ठीक है, इंडिया यस दैट सर। इज भारत, ठीक है। भारत। तो स्कूल के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी ने एक कमेटी गठित की है। इनमें से ठीक है, एक है 2022 सामाजिक विज्ञान समिति। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि 12वीं कक्षा तक की सभी सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में इंडिया को भारत कहा जाना चाहिए। समिति के अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर CI इस्साक ने मीडिया से कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इसे अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा, लेकिन अब यह ठीक एनसीईआरटी पर निर्भर करता है। बाद में मीडिया के सवालों पर एनसीईआरटी ने कहा कि इस मुद्दे पर टिप्पणी करना बहुत जल्दीबाजी होगी। क्या सिफारिश थी? कमेटी ने हिंदू विक्टरीज को उजागर करने की सिफारिश भी की थी। कमेटी ने कहा कि इतिहास में भारतीय राजा और उनके परिचय को जगह मिलनी चाहिए। इसके अलावा एनिसेंट हिस्ट्री को भी ठीक क्लासिकल हिस्ट्री से बदलने की सिफारिश की गई है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। देश के नाम की संवैधानिक स्थिति की बात करेंगे तो क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 की पहली लाइन में लिखा है इंडिया यानी भारत भारत के राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा हुआ है? इस लाइन को याद कर लीजिए। कभी कभी बोल सकता है बताइए इसमें सही क्या है गलत क्या है? तो इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, शैल बी क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब भारत क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत कैसे राज्यों का संघ होगा? ठीक है, तो भारत अविनाशी राज्यों का, सॉरी, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। मतलब संघ कभी भी, ठीक है, विनाश नहीं हो सकता, लेकिन राज्यों का विनाश किया जा सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है, उसमें अन्य राज्यों को शामिल किया जा सकता है, उसकी सीमा को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन सारी चीजों का आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। आगे चलेंगे तो और भी क्या प्रश्न देखने को मिलता है। इंडिया बनाम भारत क्यों क्यों चर्चा में आया? इंडिया बनाम भारत मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, 70-50 के लिए रख लीजिए, ठीक है। दरअसल G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के निमंत्रण में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत का उल्लेख किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तब तक मीडिया ने इंडिया नाम बदलकर सिर्फ भारत तकनीकी अटकलें लगाई जाने लगी। इसके बाद अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नमस्ते फ्रॉम भारत कहा। क्या कहा? नमस्ते फ्रॉम भारत। बिल्कुल, क्या कहा था? नमस्ते परम, मतलब क्या कहा? भारत का, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तो भारत नाम कहाँ से आया, ठीक है, तो भारतवर्ष की जड़ें पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत में पाई जाती है, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा।
पुराणों में भारत का वर्णन दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ के निवास के बीच का भूमि के रूप में किया जाता है। ठीक है, पुराणों में क्या कहा जाता है? दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ के, ठीक है, निवास के बीच की भूमि को भारत भारत कहा गया। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो पौराण, अरे किनका क्या कर रहे हैं आप लोग? माइक बंद करके रखिए। ठीक है, भारत पौराणिक कथाओं के प्राचीन राजा का नाम भी है। भरत जो थे, जिनके पुत्र का नाम क्या था, सॉरी, भरत की बात करेंगे तो किनके पुत्र थे भरत? शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र थे, जिनकी एक किताब भी लिखी गई। कौन सी किताब लिखी? कालिदास ने लिखा है क्या? विज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। तो उनमें भरत जो थे उनके पुत्र थे। आप लोग ने देखा होगा मूवी वगैरह में, सीरियल वगैरह भी है। काफी शक्तिशाली थे। ठीक है, काफी कम उम्र में ही बाघ के बच्चे के साथ वो खेला करते थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश, ठीक है, भरत। और दूसरी बार आप महाभारत की जब कहानी को जब सुनेंगे तो महाभारत के शुरू में ही भरत के बारे में आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, भारत पौराणिक कथाओं के प्राचीन राजा का नाम भी है, जो भारत की ऋग्वैदिक ट्राइब के पूर्वज थे और विस्तार से उपमहाद्वीप के सभी लोग के पूर्वज थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अथॉरिटी को सीवर सफाई के दौरान कर्मचारी की मौत पर परिजनों को कितने मुआवजा देने का आदेश दिया है? तो 30 लाख रुपया। ठीक है, 30 सीवर लाख समझते हैं ना? सीवर समझते हैं ना आप लोग? यही समझते हैं? मैं अरे सीवर भी नहीं समझते आप लोग? जानते हैं सर। हाँ ठीक है, गटर वगैरह नाला वगैरह नहीं होता जिसको ढका जाता है, तो देखिएगा कुछ लोग जो होते हैं, हम लोग जो गंदा जो फैलाते हैं तो कुछ लोग उसको साफ भी करता है। ठीक है, तो हम लोग से ज्यादा महान वो लोग हैं। ठीक है, तो कभी भी उसको हे दृष्टि नीच दृष्टि से नहीं देखे, क्योंकि आपके गंदा को साफ करने वाला आदमी हमेशा आपसे महान होगा। ठीक है, गांधी जी ने कहा था। यस सर। वैसे लोगों की कभी कभी मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि काफी नीचे उतरते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसमें से जो गंदा पानी जो होता है उसमें बहुत तरह के गैसें निकलता है, तो कभी कभी दम घोटू गैस निकलने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए बोला अगर ऐसे लोगों की अगर मौत होती है, ठीक है, तो उनके परिवार को 30 लाख रुपया का मतलब क्या दिया जाना चाहिए? मुआवजा दिया जाना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार बेंच ने फैसला दिया से किसी स्थिति में कितना मुआवजा देने का आदेश दिया। सीवर के दौरान अगर मौत हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में 30 लाख रुपए। सीवर की सफाई के दौरान अस्थायी विकलांगता अगर होती है तो 20 लाख रुपए। सीवर की सफाई के दौरान अन्य विकलांगता अगर होती है तो 10 लाख रुपया देने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने सरकारों से कहा उन्हें तय करना होगा कि हाथ से मैला सफाई रुके। ठीक है, हाथ से जो मैला का सफाई होता है वो रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जगाई कि अभी तक ये पुरानी रीति चली आ रही है। ठीक है, अब मैला धोने की प्रथा को लेकर आप देखेंगे तो इसके लेकर कई बार मतलब संघर्ष भी हो चुका है। ठीक है, सब हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी मैला धोने की प्रथा को लेकर काफी अधिक संघर्ष किया था। बिहार में भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने मैला धोने की प्रथा को समाप्त किया था, जिनका हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम था उनका? 1970 के दशक में मैला धोने प्रथा के खिलाफ उन्होंने एक मतलब आंदोलन चलाया था। क्या नाम था? स्वरी पाठक। हाँ ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल का स्थापना भी किया था। कोर्ट ने कहा कि पैसे की लड़ाई नहीं बल्कि मानवीय व्यक्तित्व और स्वतंत्रता को बहाल करने की लड़ाई है। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि यदि आपको वास्तव में सभी मामलों में समान चाहिए तो संविधान निर्माताओं का अनुच्छेद 15(2) जैसे मुक्तिदायक प्रावधानों को लागू करके समाज में सभी वर्गों को जो प्रतिबद्धता दी गई है वो उस पर हमें से प्रत्येक को अपने वादे पे खरा उतरना होगा। केंद्र और राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि हाथ से मैला साफ करने के लिए प्रथा पूरी तरह से खत्म हो। संविधान का अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि सरकार किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अभी हाल फिलहाल में तो आप देखोगे कुछ राज्यों में तो अभी धीरे धीरे आप देखोगे रोबोट वगैरह से भी साफ सफाई करने की बात चल रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पिछले 5 वर्षों में कितने लोगों की जान चली गई? ठीक है, तो जुलाई 2022 में लोकसभा पेश के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 347 लोगों की मौत हो गई। 40% मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुई है। नोट, इससे पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सफाई के दौरान करने वाले लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। अब बात करें सीवर में सफाई के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लेकर है? नमस्ते योजना। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्या है, कौन सी योजना है? तो ध्यान में रखेंगे, नमस्ते योजना। ठीक है, नमस्ते योजना की बात करेंगे तो नमस्ते क्या है? तो नेशनल एक्शन, NA, ठीक है, मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम है, जिसको नमस्ते योजना के नाम से जानते हैं। यह योजना आवास और शहरी मामले के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, इसे 2022 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना के लिए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितने किए गए? इस योजना में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, नमस्ते योजना के लिए। ठीक है, इसके जरिए सरकार सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवर की 100% मैकेनिकल सफाई में सक्षम करना चाहती है। मतलब टेक्निकल के माध्यम से, मतलब इन चीजों की मतलब क्या होनी चाहिए? सफाई होना चाहिए। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो इसी तरह के जीके, इसी तरह के करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में आते हैं, कॉन्सेप्टुअल आते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम सोचे से इसको एक बार आप लोग को करवा देते हैं, ठीक है, जिसको लोग करना नहीं चाहते, लेकिन एक्चुअली में आपको सर ये इतनी ही कौन सा डिटेल्स में मैगजीन आपको है? पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको अलबरूनी के तहकीक हिंद है ये, ठीक है। नहीं, कौन सा मैगजीन है? नहीं मतलब पूछ रहे हैं कौन सा मैगजीन है। हम भी नहीं देखे नाम क्या है इसका, अब फिर ऊपर जाना पड़ेगा, बता ऐसे दूंगा, तो अच्छा लगा विजन में इसलिए ये सब करवा रहे हैं। सारा मतलब इंक्लूड किया हुआ है, हम देखे थे विजन में भी। हाँ, साफ 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 देखिए, मैगजीन का सोर्स जो है ना विजन ही है। मैगजीन का सोर्स क्या है, कोई भी संस्था मैगजीन बना ले विजन से अच्छा नहीं बना सकती है, सोर्सेस उनके वही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। इस अधिनियम के बारे में बदलाव करना संसद का क्या नाम है, ठीक है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता हम नहीं देते, ठीक है। क्या था इसमें, सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक का मतलब सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। एक संवैधानिक पीठ बनी, संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने जज होते हैं, कम से कम कितने जज होते हैं संवैधानिक पीठ में? 5 7 हाँ, होते हैं सर, इसमें 5 दिया हुआ है, लेकिन नहीं, 7 ठीक होते है, हैं ना सर। संवैधानिक पीठ में कम से कम आई थिंक 5 होता है, 5 ही होता है संवैधानिक पीठ में, ठीक है। कम से कम संवैधानिक पीठ में 5 जज लेकिन होगा तभी इसमें वो तो सर संवैधानिक पीठ। ये वाले केस में सर शायद 7 जज थे जब इसका मतलब नहीं, हुआ था 5 तो। ही था, कहाँ पर लेती है, 5 ही जज था, ठीक है, जिसमें अध्यक्षता जी बात कर रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, ठीक है। इसमें एक 3 और में भी थी, से एक एक महिला भी सर। थी, हिमा, हिमा कोहली भी थी, ठीक है, T2 से फैसला, करंट के क्लास तो करती नहीं है आप, ठीक है। 3-2 से फैसला दिया था, ठीक है। इसको सिंपल वे में भी करा चुका, डिटेल्स में करवा देता हूँ, ठीक है। तो 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि, और ऊपर क्लास में तो हम बेंच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको करवा चुके हैं, परफेक्शन में काफी अच्छे से इसके बारे में दिया था। मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता, कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है, ठीक है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद के काम है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, वो संसद से आया था, ठीक है। सरकार मतलब न्यायाधीश जो है इसके चीजों में बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, संसद का चीज है। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया, आर्टिकल 50 आपको पता ही है, ठीक है, तो इसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकती है। हाँ, सरकार को मतलब बोल सकती है, सलाह दे सकती है भाई साहब ऐसा कर दो, लेकिन इसमें होगा कि नहीं वो संसद तय करेगी, न कि मतलब न्यायालय। अदालत ने शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना, शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना गया, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अदालत ने शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना, फैसले के अनुसार समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। समलैंगिकता इज वैलिड, पर समलैंगिकता मैरिड वैलिड नहीं है, समलैंगिक जोड़ा गोद भी नहीं ले सकते, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। किन जजों ने संविधान में पीठ चुना था, डीवाई चंद्रचूड़ की बात करने के अध्यक्ष थे, हिमा कोहली भी थी, जस्टिस संजय किशन कौल थे, रविंद्र भट्ट थे, पी ए नरसिम्हा थे, ठीक है, PS नरसिम्हा थे, ठीक है। तो इन 5 का संवैधानिक पीठ था, ये आपको ध्यान में रखना है। मामला क्या है, मामला की बात हेलो सर, करेंगे। गुड हाँ, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का सिस्टम खत्म कीजिए, ठीक है। चलिए, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भारत एक विवाह आधारित संस्कृति है। कैसी संस्कृति है, विवाह आधारित संस्कृति। और एलजीबीटी में कौन आएंगे, समलैंगिक आ जाएंगे, उभयलिंगी आ जाएंगे, ट्रांसजेंडर, और भी बहुत सारा एलजीबीटी में आता है, ठीक है। जोड़ों को वही अधिकार दिए जाने जो किसी भी विषम लैंगिक के पास है, ठीक है, जैसे कि पति पत्नी के दर्जा, ठीक है। सुनवाईकर्ता के याचिकाकर्ता ने कहा, मतलब जो याचना जो लगाया था उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा से देखिए, ठीक है, भारत क्या है, एक विवाह आधारित संस्कृति है, और ऐसे एलजीबीटी कम्युनिटी को भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो कि एक वैवाहिक जोड़ी को मिलता है, ठीक है। वित्त और बीमा मुद्दे, औसत दर्जे, विरासत और उत्तराधिकारी के फैसले, और यहाँ तक कि गोद लेने के, ठीक है, सरोगोसी के मामलों में भी, ठीक है। सरोगोसी मदद क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत LGBTQ+, ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें प्लस भी जोड़ा गया, आगे भी बहुत सारे समुदाय आते हैं, को शामिल न करना अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव का समाज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के मामले को खारिज कर दिया। मतलब लोगों ने जिन्होंने मतलब ये लगाया था उन्होंने बोला अगर आप ये LGBTQI ए को अगर मतलब शामिल नहीं कर रहे, उनको सारे प्रकार का अधिकार नहीं दे रहे, विवाह का अधिकार नहीं दे रहे, गोद लेने का अधिकार नहीं दे रहे, सरगोशी के मामले का अधिकार नहीं दे रहे, वित्त और बीमा मुद्दे का अधिकार नहीं देता, आर्टिकल 14 का मतलब क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया, सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़े के साथ भेदभाव ना हो, लोगों को उनके प्रति जागरूक करें, उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाए, ठीक है। किसी बच्चों को सेक्स चेंज का ऑपरेशन तभी हो जब तक इसके बारे में समझने योग्य हो, ठीक है। किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव करना, हार्मोन न दिया जाए, ठीक है। उन्हें उनके मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर न किया जाए,
ठीक है, उन्हें उनके मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर न किया जाए। ऐसे जोड़ों के खिलाफ एफआईआर प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब प्राथमिक जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समलैंगिक अधिकारों के लिए कमेटी बने। केंद्र सरकार ने समलैंगिक लोगों के अधिकार के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। यह कमेटी सेम सेक्स कपल की परेशानियां देखेगी, लेकिन ये उनकी शादी की मान्यता मामलों को दखल नहीं देगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। यह कमेटी राशन कार्ड में समलैंगिक जोड़ों को परिवारों के रूप में शामिल करने, बट राशन कार्ड में भी इनका नाम नहीं है। ठीक है, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करे, पेंशन ग्रेच्युटी आदि पर भी विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट में केंद्र सरकार को स्तर पर देखा जाएगा। नोट, भारत में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, फैसलों का समलिंगता के अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। ठीक है, एलजीबीटी में कौन है, लेस्बियंस आते हैं, ठीक है, गे आते हैं, बाइसेक्सुअल आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, ठीक है, क्यूअर आते हैं जो कि होमोसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, ये सब इजिली वर्ड है, आप लोग गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, लेस्बियंस क्या होता है, गे क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, इजिली आपको मिलेगा। ठीक है, तो एलजीबीटी को समूह इसी में एक प्लस जोड़ देंगे, इसके बाद जो जो आएगा ना सब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इन सारी चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना। प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, मेंस के भी सोशल का क्वेश्चन है, इसलिए आपको मेंस में भी आपको दिखा जा सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य का फुल फॉर्म का एमएसपी, एमएसपी का क्या होता है, क्या बताएंगे, क्या होता तीन है चार एमएसपी का फुल मंथ फॉर्म? से ये 3-4 मंथ से तो ये विवाद में था ही, तो क्वेश्चन तो बनेगा इसमें। थ्योरी एमएसपी मार्क्स का के फुल टाइम फॉर्म में क्या हुआ था। होता है? एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्टिंग मिनिमम प्राइस। सपोर्ट प्राइस सर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो क्या गन्ना पे मिनिमम एमएसपी दिया जाता है? गन्ना पे नहीं, क्या दिया जाता है गन्ना पे? एफआरपी। एफआरपी नहीं, एफआरबी। फेयर एन्यूमरेटिव ठीक है, प्राइस। एफआरबी होता है कि एफआरपी होता है? बी होता है। एफआरपी होता है, फेयर एन्यूमरेटिव प्राइस, पी। अच्छा, ठीक है, देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, तो कितने रुपए मतलब एमएसपी देने की बात की है, तब 2275 रुपए प्रति कुंटल। कितना? 2275 रुपए प्रति कुंटल। ठीक है, अब मान लीजिए किसी सामान का कीमत बस 2275 रुपए प्रति कुंटल है, तो 100 किलो का, 1 किलो का कीमत कितना होगा? इतना देर किसी का आंसर नहीं है। 2275 रुपए प्रति कुंटल है, तो 1 केजी का कीमत निकालने नहीं आ रहा है। 22.75 होगा। 22 रुपये 75 पैसा। इतना देर क्यों लग सर गया सुने ही बोलने नहीं में? थे, सुने नहीं थे सर पहले। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में आर्थिक मामले मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 अक्टूबर को, ठीक है, ध्यान में रखें, घोषणा कौन करता है? तो आर्थिक मामले के, ठीक है, ये भी ध्यान में रखें, ये भी घोषणा, एमएसपी की घोषणा कौन करता है? आर्थिक मामला। ठीक है, क्या होता है, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग समथिंग होता है ना, वही मतलब एमएसपी की घोषणा करता है। ठीक है, 19 अक्टूबर को 6 रबी फसलों की एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बढ़ोतरी की। ठीक है, क्या क्या बढ़ोतरी हुआ? नया एमएसपी रबी विपणन वर्ष, ठीक है, रबी मार्केटिंग ईयर की बात करेंगे तो गेहूं के लिए कितना होगा? 2115 से बढ़ा के 2275 किया गया। जौ के लिए 1735 से 1850। ठीक है, बाद चना के लिए 5335 से 5440। दाल के लिए, दाल मसूर के लिए 6000 से लेकर 6425 किया गया। रेपसीड सरसों के लिए बात करें 5450 से 5650। कुसुम के लिए 5650 से 5800 किया गया। ठीक है, ये 6 रबी फसल के लिए मतलब घोषणा किया गया। आप ध्यान में क्या रखोगे, तो आप गेहूं का याद रखो, जिसको 2125 से बढ़ाकर कितना किया गया? 2275 किया गया। ठीक है, चैनल का लिंक दिया होगा। ठीक है, राम जी वाला जो पोस्ट जो डाले हुए उनके, उसमें चैनल का लिंक होगा, दोनों चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगी, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग अभी क्या करें, डिटेल से करंट अफेयर्स करें। डिटेल से करंट में किसके लिए जरूरी है? अगर आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको आराम से करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पीसीएस का देते हैं, नॉट ओनली बीपीएससी, किसी भी पीसीएस के लिए डिटेल से करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। एक नॉर्मल करंट अफेयर्स होता है वनडे एग्जाम के लिए, जो कि अभी इस ठंडा की वजह से 9 बजे कर दी गई, वैसे 8:30 बजे से होता है, लेकिन ये आपका डिटेल्स करंट अफेयर्स है। इससे भी अगर डिटेल्स में मेंस के लिए पढ़ना है तो आप मेंस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रबी फसलें होती क्या है? रबी फसलों की बुआई मुख्यतः कब होती है? अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है। बहुत सुंदर। और रबी फसलों की कटाई कब से कब तक होती है? मार्च से अप्रैल। बिल्कुल, मार्च से अप्रैल में रबी फसल की मतलब क्या होती है, तो कटाई होती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब क्या चीजें हैं, तो देखिए ध्यान में रखते हैं, रबी फसलों के उगाने के लिए कम तापमान और फसल के पकते समय, ठीक है, खुश्क और गर्म वातावरण की
जरूरत होती है। जैसे गेहूं, जो चना दाल सरसों कुसुम, ये सारे के सारे क्या है, रबी फसल है। ठीक है, खरीफ फसलें क्या होती है, तो खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में, ठीक है, बोते हो और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। इन फसलों के बोते समय अधिक तापमान व आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क ड्राई वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, मूंग, उड़द, सोयाबीन इत्यादि। अब एमएसपी के बारे में जान लेते हैं, एमएसपी क्या होता है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें, एक फसल के एमएसपी, एक फसल के लिए एमएसपी जिस पर सरकार फसलों को किसानों से खरीदती है। मतलब एमएसपी कहने का मतलब है सरकार जो है उस प्राइस पे, मतलब किसान से उस फसल खरीदे। किसी भी परिस्थिति में एमएसपी से कम कीमत किसान को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभी कितना किया गया, 2275 रुपया किया गया ना। तो कोई भी परिस्थिति हो जाए, सरकार को 2275 रुपया में ही, मतलब क्या करे, गेहूं को सरकार से, मतलब किसान से खरीदना पड़ेगा। एमएसपी मार्केट प्राइस के विकल्प के तौर पे काम करता है और सुनिश्चित करता है किसानों को उनका मेहनता प्राप्त हो। ठीक है, अब मार्केट में किसान ज्यादा कीमत पे तो बेच सकते हैं, लेकिन इससे कम कीमत पे मार्केट में अपने फसल को नहीं बेचेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए किसान भी इनके लेकर काफी अधिक, ठीक है, जागरूक होते हैं। माइक बंद कर लीजिए, रोमा माइक बंद कीजिए, ताकि उनकी खेती लागत और कुछ लाभ की वसूली हो सके। ठीक है, सरकार एमएसपी तय करके कुछ फसलों के उत्पादन को बढ़ावा भी देती है। हालांकि जैसे मान लीजिए सरकार किसी फसल का एमएसपी अगर ज्यादा कर देगी, जैसे सरकार ने मान ली गन्ना का फसल का, गन्ना बोल रहे हैं, चंद्रमुखी का, सूर्यमुखी का फसल का एमएसपी बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, तो किसान क्या करेंगे, उसी चीज का फसल उगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले। तो सरकार एमएसपी तय करके कुछ फसल के उत्पादन को बढ़ावा भी देती है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का फायदा ले पाते, क्योंकि उन्हें ज्यादातर राज्यों में एमएसपी का अनाज खरीद नहीं होती। ठीक है, क्या सरकार सभी कृषि उत्पादों को एमएसपी पे खरीदती है? नहीं। ध्यान रखिए, सरकार की बात करेंगे, सभी सभी कृषि उत्पाद को एमएसपी पे, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। सरकार कुल कितने फसलों के एमएसपी पे खरीदती है, ध्यान में रखिएगा, रटिए 4 बार बोलिए, कम से कम 23 फसल। कितने फसलों खरीदती है? 23। 23। ठीक है, सभी लोग याद रखिए, इसमें रबी और खरीफ के सारे फसल इसमें शामिल है। ठीक है, कितने फसल को एमएसपी पे खरीदती है, फिर से बोलिए, 23 फसल को। ठीक है, इसमें रबी और खरीफ दोनों शामिल है। ठीक है, पर केंद्र सरकार देश की खाद्य को सुरक्षा के देखते हुए इन अनाज को खरीदते, ताकि पूरे साल देश में अनाज की कमी हो। ठीक है, केंद्र सरकार इस अनाज को उठाकर संसद भवन में जाकर रखवा देती है, राष्ट्रपति भवन में रखवा देती है, प्रधानमंत्री आवास में रखवा देती है, एफसीआई में जाकर रखवा देती है। कहाँ पर रखवाती है इसको? एफसीआई में। हाँ, एफसीआई में जाकर रखवा दे। ठीक है, अब बात करें एमएसपी कितने शामिल है, ध्यान में रखेंगे। एमएसपी में फसल कितने शामिल है, टोटल कितने थे? 23 प्रकार। 23 प्रकार में 23 प्रकार की फसल, अगर पूछेगा फसल कितने थे, क्या बताएंगे? 23 प्रकार। उसमें पूछे अनाज कितने प्रकार के शामिल है, अनाज का नाम बताइए। 7 प्रकार के अनाज शामिल है। कितने हैं? 7 प्रकार के अनाज शामिल है। ठीक है, अब बात करेंगे दलहन कितने प्रकार का शामिल है, 5 प्रकार के दलहन शामिल है। ठीक है, 5 प्रकार के दलहन शामिल है। ठीक है, बिल्कुल। मसूर का दाल का रंग कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है। गुलाब चना का? पीला। पीला। बहुतों को नहीं पता होगा। ठीक है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ठीक है, 7 तरह के तिलहन भी होते हैं। ठीक है, ध्यान में ऊपर से रखेंगे। मतलब ब्राउन होता है उसका हाँ, तो है, और अंदर पीला। रेपसीड सरसों, ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, तिल, कुसुम, राम तिल। ठीक है, तो 7, 5, 12, अब 12, 7 कितना हो गया? 19। ठीक है, राम क्या हो तिल गया? क्या होता है सर? सर राम तिल क्या होता है? अरे तिल नहीं जानती है? उसी को राम तिल बोलते हैं। उसी को तिल बोलते तो हो? दो, एक व्हाइट और एक ब्लैक होता है, उसी में से एक होता है। हाँ, उसी में से एक होता होगा। ठीक है, राम तिल। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, 7, 5, 12, 7 हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर बोलेगा 23% का एमएसपी दिया जाता है, तो आप हम ये बताओ, फसल पे एमएसपी कितने प्रकार का, सॉरी, अनाज पे एमएसपी 7 प्रकार का। 7 प्रकार का। ठीक है, दाल पे एमएसपी 5 प्रकार का। तिलहन पे एमएसपी 7 प्रकार का। 7 प्रकार का। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 4 व्यावसायिक फसल पे एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, 4 व्यावसायिक फसल पे एमएसपी दिया, हालांकि गन्ना पे तो एमएसपी नहीं दिया जाता है, उसका कपास पे एमएसपी है, गन्ना पे नहीं है, एफआरबी है। ठीक है, गोला की बात करें, कच्चा, इस पे गन्ना कैसे लिख दिया नहीं पता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे तो इसे 4 व्यावसायिक फसल पे भी एमएसपी है। ठीक है, एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार करती है। ठीक है, एमएसपी की घोषणा कौन करती है? तो केंद्र सरकार जो एमएसपी की घोषणा करती है, ध्यान में रखेंगे। इसके लिए सरकार बड़े कृषि लागत और मूल आयोग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सिफारिश कौन करता है? ठीक है, अगर पूछेगा एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। घोषणा तो केंद्र सरकार करती है, कृषि सिफारिश कौन लागत और करती है? मूल्य आयोग। सीएसीपी की सिफारिश को अपने आधार को मानती है। ठीक है, इस आयोग की स्थापना कब हुई? सीएसीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। ठीक है, 1965 में ही आपका एफसीआई भी बनी थी। ठीक है, एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है?
फायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया फूड फूड कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ फिल्म इंडिया। कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड कारपोरेशन ऑफ फूड इंडिया की स्थापना आई थिंक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में हुई थी, ध्यान में रखिए, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1965 ही मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसके लिए मतलब बात करने के बड़े पैमाने पर बात करते हैं, इसका मतलब वो करती है, मतलब किसके फैसले को आधार बनाती है, ठीक है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे एमएसपी के लिए सीएसीपी निम्नलिखित कारकों को ध्यान में, किसी वस्तु की डिमांड सप्लाई कितनी है, इसकी उत्पादक लागत कितनी है, मार्केट प्राइस के बदलते ट्रेंड, 14,965। हाँ ठीक है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में कितनी है, अंतर फसल मूल्य क्षमता कितनी है, कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार शर्तें क्या है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्पादन की लागत मार्जिन मूल्य के, ठीक है, न्यूनतम 50% होनी चाहिए, और उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर एमएसपी के संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सारे चीजों का मतलब देखती है। अब यहाँ पे देखिए दोषपूर्ण उत्पादन अनुमान क्या होता है, तो लगभग 500 कृषि संगठनों के मंच संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र के दावों पर, ठीक है, सवाल उठाया और कहा कि नए एमएसपी खेती के वास्तविक खर्च से जुड़े नहीं है। कृषि मंत्री की बात करेंगे, कौन है कृषि मंत्री, कौन है केंद्रीय सरकार में, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह बिल्कुल ठीक है, तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब नहीं है नरेंद्र सिंह तोमर, हट गए, ठीक है। ये क्या बना देंगे नरेंद्र सिंह तोमर, स्पीकर बन गए लोकसभा के, सॉरी राज्य विधानसभा का स्पीकर बन गए। किस राज्य विधानसभा के स्पीकर बन गया है, एमपी का सर, राजस्थान के शायद, एमपी का राजस्थान। डोमन साहब एमपी में सर, एमपी का स्पीकर बने, में बने सर। हाँ एमपी से चुनाव भी चेंज हो गया, ठीक है। ये तोमर साहब आप चेंज हो गए, ठीक है, ध्यान रखें। कौन है अभी कृषि मंत्री, अर्जुन मुंडा। किया गया। चलिए आप चलते हैं, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया, चौथा कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया, तो मुर्मू साहब ने लॉन्च द्रौपदी किया, ठीक है। बिहार में कृषि रोड मैप की बात करेंगे, शुरुआत की बात करेंगे 2008 में हुआ। चलो इसमें बताइए, बताए थे सबको, बताए थे रात में कब से कब तक, 2008 से कब तक है, जल्दी जल्दी चारों कृषि रोड मैप का समय बताइए, ऑलरेडी मेंस वाले क्लास में किया जा चुका। 12 से 17, उसके बाद 8 से 13 और फिर 13 से 13 नहीं 12। हाँ 12 4 साल का था पहला वाला, 8 से 12, उसके बाद 12 से 17, 17 से 23 और 23 से 28। अब पांचवा कृषि रोड मैप कब आएगा, नहीं आएगा, 28 नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, नहीं आएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने बोला क्या बोले नीतीश कुमार जी ने, तो उन्होंने बताया से देखते हुए, ठीक है, चीजों को सब कुछ को देखते हुए बिहार को पांचवें कृषि रोड मैप की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। मुर्मू साहिबा की बात करेंगे, देश की राष्ट्रपति महामहिम है। बिहार का चौथा कृषि रोड का 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया इन्होंने। यह रोड मैप 23 से लेकर 28 तक 5 वर्ष के लिए होगा। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के लिए बजट कितना था, तो ध्यान रखें कितना बजट था, 1.63 लाख करोड़ रुपए बजट था, ठीक है। इसका बजट 1,63,000 करोड़ रुपए तय किया गया। यह रोड मैप 23 से लेकर 28 तक 5 वर्ष के लिए होगा। आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन कृषि जैसी विषयों पर बल दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। इसके जरिए उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ किसानों की आमदनी के बढ़ाने की भी कोशिश होगी। राज्य में 75% लोगों की आजीविका का सुधार कृषि है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चौथे कृषि रोडमैप में क्या होगा, तो दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन बढ़ाया जाएगा। पेस्टिसाइड को कम से कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, सेहत अनाज उगाने पे जोर दिया जाएगा। मिट्टी और जल के संरक्षण पे रिसर्च के लिए एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, ठीक है। मौसम के अनुकूल खेती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तालाब और, ठीक है, चेक डैम बनाने का टारगेट किया जाएगा ताकि हर खेत तक पानी की पहुंच हो सके, ठीक है। बंजर भूमि को उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है। इसमें लेमन ग्रास और मतलब मेथा की खेती की जाएगी, ठीक है ना। बंजर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसकी खेती, ठीक है, बंजर भूमि में की जाती है, तो क्या बोलेंगे लेमन ग्रास, क्या बोलेंगे उसको, लेमन ग्रास और मेंथा, ठीक है। मेंथा की खेती मतलब बंजर भूमि में भी की जा सकती है, ठीक है। 100 सीड हब और 20 मतलब मिलेट हब भी बनाया जाएगा। सीड हब मतलब जहां से बीज मिलेगी, अब मिलेट हब जहां पे मोटा अनाज, ठीक है, मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन बनाकर कार्यक्रम चलाया जाएगा। पुआल प्रबंधन और कृषि उत्पाद को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुलेंगे। भागलपुर के सबौर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटा याद है, भागलपुर के सबौर में सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा। कहाँ पे खुलेगा, तब भागलपुर के सबौर में सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा। यहाँ पीजी स्तर की पढ़ाई मिलेगी और डिग्री एम तक दी जाएगी, ठीक है। पौधा संरक्षण केंद्रों का परिचालन होगा जो पीपीपी मॉडल पे काम करेगा, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में युवाओं को मतलब रोजगार भी मिलेगा। 4.8 लाख 4,80,000 पंप सेट की फ्री बिजली कनेक्शन मिलेगा।
कृषि फीडर, ठीक है, कृषि फीडर 31,078 ट्रांसफर का वितरण किया जाएगा। राज्य भर के सभी 54,000 समिति और ग्रामीण हाट आधुनिक होगी। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना होगी, ठीक है। 534 मोबाइल पशु चिकित्सक यूनिट संचालित होंगे। 101 पशु अस्पताल खोले जाएंगे, डाटा इंपोर्टेंट है। 101 पशु अस्पताल खोले जाएंगे, मतलब ठीक है 8 से 10 पंचायत पर, ठीक है, पशु अस्पताल खोले जा रहे हैं ताकि पशुओं को उचित देखभाल और इलाज किया जाएगा, ठीक है। इसमें से ये डाटा इंपोर्टेंट है, गोपालगंज में नया डेयरी सेंटर खुलेगा। कहाँ पे? गोपालगंज में, ठीक है। अब चलते बिहार में कृषि रोड मैप के इतिहास को जान लेते थे। पहला कृषि रोड मैप कब से कब तक जारी किया गया, जो कि ऊपर पर हम लोग बात भी की है। बता दीजिए एक बार। 2008 से लेके 2012 तक बिहार में पहला कृषि रोड मैप जारी किया गया, ठीक है। वर्ष 2008 में पहला कृषि रोड मैप जारी किया गया था। इसे किसानों की आय बढ़ाने को लक्ष्य रखा गया। इसकी वजह से साल 2011-12 में नालंदा में किसान ने प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा धान पैदा करके चीन को पीछे छोड़ दिया था। इससे पहले प्रति हेक्टेयर का रिकॉर्ड चीन के नाम था, ठीक है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा धान पैदा करके नालंदा के एक किसान ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। ध्यान रखें, इससे पहले प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा धान मतलब पैदा करने का रिकॉर्ड मतलब चीन के पास था। नालंदा जिले के गांव आलू के उत्पादन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो दोनों को दोनों काम कहाँ पे हुआ था? नालंदा जिले में हुआ था। मतलब प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक, मतलब ध्यान में रखिएगा, धान पैदा करके मतलब चीन को पीछे रोक छोड़ दिया। नालंदा जिला में बात करेंगे तो आलू के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बना। आलू से मुझे याद आया, ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? आलू बिल्कुल, कहाँ पे? शिमला में है, ठीक है। कहाँ पे है? तो शिमला में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखिएगा, डाटा आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो शिमला में आपको आलू अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा कृषि रोड मैप का समय काल कब से कब तक रहा? तो क्या बताएंगे? 2012 से लेके 17 2017 तक, ठीक है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा देर 10 मिनट घंटा और बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मंडे के दिन 1 घंटा होता है, बाकी दिन करंट अफेयर्स आधा घंटा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जीके पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2012 से 2017 तक दूसरा कृषि रोड मैप था। दूसरे कृषि रोड मैप के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। इसकी वजह से फसल, सब्जी, दूध, अंडा और मछली के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। उत्पादकता बढ़ने के किसानों को काफी फायदा हुआ। तीसरा कृषि रोड मैप की बात करेंगे तो इस तीसरा कृषि मेरे रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया था, ठीक है। 17 से लेकर 23 तक चला, ठीक है। 17 से लेके 23 तक चला, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो ये कब तक तीसरे कृषि मैप की शुरुआत होती है, ठीक है। कोविंद जी के द्वारा इनको लॉन्च किया जाता है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न मिलता है आपको, देखेंगे। तीसरे कृषि रोड मैप के तहत 2017 से 22 तक का काम निर्धारित था, लेकिन इसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर 23 कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। 5 वर्ष का ही था, लेकिन 1 साल बढ़ा दिया गया था। इस कृषि रोड में बिहार में मछली उत्पादन कई गुना बढ़ गया। बिहार अब मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, ठीक है। तो तीसरा कृषि रोड मैप जो था उसमें मछली उत्पादन पे, पहला में दूध अंडा पे, ठीक है, सॉरी, दूसरा में दूध अंडा पे, पहला पे कृषि पे, मुख्यतः धान वगैरह पे, बहुत अधिक धान आलू इन सब पे फोकस किया गया था। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। इंपोर्टेंट है, डाटा रट लीजिए। कृषि कर्मण उत्पादन किसके लिए मिला है? तो चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन के बिहार को 3 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, ठीक है। हालांकि मैं बीपीएससी का स्पेशल करंट अफेयर्स करवाऊंगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब कह रहा हूँ आपका जो बीपीएससी का जो मतलब जो भी बिहार या फिर करंट अफेयर्स को जो भी प्रश्न आता है, ठीक है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इस पर इतने अच्छे से करंट को प्लान किया गया है, ठीक है। तो कृषि कर्मण पुरस्कार की बात करें, चावल के और गेहूं और मक्का में मतलब मिले हैं इनको, ठीक है। ध्यान में इसको रखना। आई थिंक चावल में 2 कृषि कर्मण, बिहार को शायद 4 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं, जिनमें शायद 2 चावल में, 1 गेहूं में और 1 मक्का में। एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे तो 3 ही दिया है, लेकिन मुझे शायद ध्यान में आ रहा है चावल में शायद 2 है। आलू, गोभी, बैगन और टमाटर के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। बिहार में मखाना का उत्पादन भी काफी बढ़ा है, ठीक है। मिथिला मखाना को आपको बात करेंगे तो आपको जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चौथा कृषि रोड मैप का समय काल कब से कब तक रहेगा? 23 से लेकर 28 तक रहेगा। आज का आखिरी जीके क्या रहेगा, उसको आखिरी जीके को करेंगे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात का अशोक गहलोत ने अक्टूबर 2023 में कौन 3 नए जिलों बनाने की घोषणा की? तो मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, मालपुरा, ठीक है, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन जिला बनाने की घोषणा की है, ठीक है। 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। ये घोषणा की बात करें अक्टूबर 2023 में की गई। इन तीनों को मिलाकर अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? कितना जिला हो गया राजस्थान में? 53। तो 53 जिला हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। 75। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 40। 38 जिले, ठीक है। 38, ठीक है। 40 लोकसभा क्षेत्र है। इससे पहले अगस्त 2023 में राजस्थान में 19 नए जिले जोड़े गए थे। पहले अगस्त में 19 जिले जोड़े गए, अब फिर से 3 जिले, मतलब नए जिले की संख्या कितनी बन गई? तो 19 3 22 जिले बन गए राजस्थान में, ठीक है। किस जिले से अलग होकर नए जिले? टोंक जिले से अलग होकर मालपुरा बना, चूरू से अलग होकर सुजानगढ़ बना, और नागौर से अलग होकर मतलब क्या बना? कुचामन बना, ठीक है।
तो यही तक आज को ध्यान में रखेंगे। जातिगत जनगणना का आंकड़े जारी करने देश का पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य क्या हो जाएगा? बिहार ही हो जाएगा। यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिदिन ये करंट अफेयर, डिटेल करंट अफेयर मात्र आपको आधा घंटे का क्लास प्रतिदिन मिलेगी, लेकिन ये क्लासेस आपके मंडे को बैठकर 1 घंटा हो जाती है। रीजन क्या है 1 घंटा करने का? क्योंकि उस दिन करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं आती, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है, ठीक है। लेकिन हम कभी भी छुट्टी नहीं देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग को क्या करना है? अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कर लिया था। किसका? तो 150 क्वेश्चन हम लोगों ने ज्योग्राफी के कर लिया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज होप ज्योग्राफी समाप्त हो जाता है, तो कल से आप लोगों का जैसा आदेश होगा उसी सब्जेक्ट को शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो क्या दूसरा सब्जेक्ट को शुरू किया जाए?